कोमल। सो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर डेप्रिसिएशन, जो कि पीछे वाली वीडियो में हमने स्टार्ट करा था। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, आप इस चैप्टर के वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब से पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कवर करे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के, उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। सो ये इस चैप्टर के वीडियो नंबर 2 है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमने डेप्रिसिएशन का मतलब समझा था और एक एग्जाम्पल भी देखा था दूसरे पेज पे। उसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या होते हैं इसको समझा, एंड डेप्रिसिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या फीचर्स हैं, हमने वो भी देखे थे। ठीक है, सो ये है हमारी लास्ट क्लास का जो हमने देखा था। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेप्रिसिएशन है उसके क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की। सो इसको हम आज समझेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का की क्या ज़रूरत है, यानी क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी क्या उद्देश्य है जो आप डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करते हैं। सो आज हम वही देखेंगे जिसमें हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं, हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, यानी एक ट्रू प्रॉफिट या लॉस को एसर्टेन करना, यानी सही प्रॉफिट या सही लॉस का पता लगाना, उसके लिए डेप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम देखिए सभी जानते हैं एक बिजनेस में ट्रू यानी करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कब पता लगेगा, जब जो भी रेवेन्यूज़ हैं यानी जो भी सेल है उसमें से हम सभी कॉस्ट जो बिज़नेस ने इनकर करी हैं सभी कॉस्ट को कंसीडर करें, सभी कॉस्ट को हम P&L अकाउंट में डेबिट करें, तभी पता लग पाएगा। यानी हम सभी हमने रेवेन्यू अर्न करी है, एक बिज़नेस ने जो रेवेन्यू अर्न करी है उस रेवेन्यू में से वो सभी कॉस्ट जो बिज़नेस को इनकर हुई है वो सभी कॉस्ट को जब कंसीडर करा जाएगा, यानी सभी कॉस्ट जब P&L अकाउंट में डेबिट होंगी, कंसीडर होंगी रेवेन्यू में से सभी कॉस्ट को, हाँ, तो जब रेवेन्यू में से हम सभी कॉस्ट को कंसीडर कर लेंगे जो बिज़नेस ने इनकर करी हैं, तभी एक बिज़नेस में सही प्रॉफिट या लॉस का पता लग पाएगा। अब खुद सोचिए, जो हमारा प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन में एसिड्स का यूज़ होता है। जो भी एक बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में एसिड्स का यूज़ होता है, जिसके वजह से एसिड्स की वैल्यू कम हो जाती है, एसिड्स की वैल्यू में कमी आ जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन में हमारी एसिड का यूज़ हुआ प्रोडक्शन में, जिसके वजह से एसिड यूज़ हुई है, और उसी यूसेज ऑफ एसिड की वजह से एसिड की वैल्यू में कमी आई है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में समझा था। अब वो जो कमी आई है एसिड की वैल्यू में प्रोडक्शन की वजह से, यानी जो डेप्रिसिएशन है वो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर होना चाहिए, है ना। तो यानी वो P&L अकाउंट में जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो डेबिट होना चाहिए। तो इसलिए इस पॉइंट को लिखा है कि सही प्रॉफिट या लॉस को एसर्टेन करने के लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर होना चाहिए, यानी डेबिट होना चाहिए P&L अकाउंट में। उसके बाद सेकंड है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसिड्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एसिड्स हैं उसकी एक सही और फेयर वैल्यू को प्रेजेंट करना अपने बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर एसिड की वैल्यू को हम डेप्रिशिएट करके नहीं दिखाएंगे, यानी डेप्रिसिएशन अगर चार्ज नहीं करा जाएगा, एसिड्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन को हम फाइनेंशियल पोजीशन यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, जो हमारी बैलेंस शीट है जहाँ पर एसिड्स को शो किया जाता है, उस बैलेंस शीट में जो एसिड है वो कॉस्ट प्राइस पर ही शो की जाएगी, यानी जितने में एसिड को खरीदा होगा, परचेज करा होगा, जो कि एसिड की कॉस्ट प्राइस होगा बैलेंस शीट में हम वही दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, एसिड की वैल्यू को कम नहीं करेंगे, तो जो बैलेंस शीट है उसमें एसिड जो है कॉस्ट प्राइस पे ही शो होगी। बट ये तो सच नहीं है ना, क्योंकि जब एसिड खरीदी थी जब उसकी कॉस्ट वही थी जो थी, बट उसके बाद तो उसमें उस एसिड को यूज़ किया है, वियर एंड टियर हुआ है उसमें, है ना, पैसेज ऑफ टाइम के वजह से, ऑब्सोलेंस के वजह से, यूसेज के वजह से उस एसिड की वैल्यू कम आई है। अगर हमने एसिड को, सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने एसिड को परचेज करा था सपोज ₹1,00,000 का, एंड हम अगर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, तो जब हमने उसको 1,00,000 रुपये का खरीदा था तो हम उसको बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये का दिखाएंगे। यानी जब उसको परचेज करा था जब भी वो 1,00,000 रुपये की थी, और अगर आज सपोज 5 साल हो गए उसको एसिड को परचेज करे हुए, तो 5 साल बाद भी वो डेप्रिसिएशन, वो 5 साल बाद भी वो जो एसिड है वो बैलेंस शीट में कितने रुपए की शो हो रही है, 1,00,000 रुपये की। पर ये तो सच नहीं है ना, जब एसिड खरीदी थी जब वो 1,00,000 की थी, बट 5 साल बाद वो 1,00,000 की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आई है, यूसेज के वजह से, टाइम के वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के वजह से उसकी वैल्यू 1,00,000 नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू 1,00,000 से कम होगी, उसकी वैल्यू में गिरावट आई होगी। तो इसलिए सही यानी ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसिड्स को शो करने के लिए, यानी एसिड्स की एक सही वैल्यू, एक सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर को
प्रिवेंट करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि एक्चुअल में टाइम के साथ साथ जो एसेट की वैल्यू है उसको हम कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिखा सकते, बिकॉज वो कम हो जाती है। कॉस्ट प्राइस पे हम नहीं दिखा सकते ना बाद में, जब खरीदा था एसेट को जब हम कॉस्ट प्राइस पे दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ साल बाद तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी बल्कि कम होगी, इसलिए भी डेप्रिसिएशन लगता है। थर्ड है हमारा टू एसरटेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमने पॉइंट 1 में अभी समझा कि जो एसिड है वो प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, और एसिड जब प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर होना चाहिए ना, तभी तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक सही तरीके से एक्यूरेट तरीके से पता लगा पाएंगे। अगर हमें एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पता लगाना है तो भी डेप्रिसिएशन ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन में हमारी मशीन्स का, हमारी एसिड्स का यूज़ हुआ है जिसके वजह से डेप्रिसिएशन लगा है उन एसिड्स पे, तो वो भी हमारा प्रोडक्शन यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर होना चाहिए, सो दैट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सही तरीके से एक्यूरेटली पता लगा पाएँ कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आई है, पर यूनिट कॉस्ट क्या आई है बिजनेस की। ठीक है, फोर्थ है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या है, जो हम इनकम टैक्स है वो हम अपनी इनकम पे करते हैं ना। इनकम टैक्स हम सभी जानते हैं कि इनकम पे टैक्स दिया जाता है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो बिजनेस में जो प्रॉफिट है, जो इनकम है वो ज़्यादा शो होगी। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा जाएगा तो बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट है, जो भी बिज़नेस की इनकम है वो ज़्यादा शो होगी। अब जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इनकम होगी, तो टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कब? जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो उसके वजह से जो बिज़नेस की इनकम है, बिज़नेस का प्रॉफिट है वो कम शो होता है, जिसके वजह से उसको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है, यानी एक तरीके से टैक्स लाइबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो करेक्ट इनकम टैक्स का पता लगाने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा जाएगा तो बिज़नेस का ज़्यादा इनकम शो होगी। जब ज़्यादा इनकम होगी तो टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो जो इनकम है वो कम शो होगी, है ना। पहले से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो ज़्यादा इनकम शो होगी। सपोज ₹1,00,000 की इनकम है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, अगर 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है और वो हमने कंसीडर नहीं करा तो हमारा प्रॉफिट 1,00,000 रुपये दिखा रहा है, तो हम 1,00,000 रुपये के हिसाब से टैक्स देंगे। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उस 1,00,000 रुपये की इनकम में से हम 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हटा देंगे, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना का होगा, एक्चुअल इनकम कितने की होगी, 90,000 की, तो उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके वजह से टैक्स लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है डेप्रिसिएशन के वजह से। फिफ्थ है हमारा प्रोविजन ऑफ फंड्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। इसका मतलब हमने लास्ट जब हम वीडियो नंबर 1 में हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस, हमने वहाँ देखा था, वहाँ समझा था कि जो डेप्रिसिएशन है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी जो भी डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करता है बिजनेस, वो अमाउंट किसी को पे नहीं करा जाता, बल्कि वो अमाउंट जो है बिजनेस में इकट्ठा करा जाता है। क्यों? क्योंकि जब एसेट की यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी तो उसके बाद न्यू एसेट परचेज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बिजनेस के पास फंड कहाँ से आएंगे, वो यहीं से आते हैं। जो हर साल बिजनेस जो है एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहा है, एसेट की वैल्यू कम कर रहा है, तो वो पैसा किसी को देता नहीं है, वो खर्चा है बिजनेस के लिए, पर एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी वो किसी को पे नहीं कर रहा बल्कि अपने पास वो पैसा इकट्ठा करता है, एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, सो दैट जब उस एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए, यानी जब वो एसेट खराब हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, एक तरीके से यूजफुल लाइफ उसकी एंड हो जाए, तो न्यू एसेट परचेज करने के लिए फंड पहले से ही इकट्ठा हो और वो न्यू एसेट परचेज कर ले, तो एक तरीके से प्रोविजन ऑफ फंड्स हैं, यानी एसेट को रिप्लेसमेंट के लिए। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। टू एसरटेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। थर्ड है था हमारा एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगाने के लिए भी डेप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, करेक्ट इनकम टैक्स को कंप्यूट करने के लिए। एंड फिफ्थ है फंड्स को प्रोविजन बनाया जाता है एंड एसेट को रिप्लेसमेंट के लिए हमें डेप्रिसिएशन का यूज़ होता है। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन का क्यों चार्ज करना ज़रूरी है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव्स या नीड है जो हमने यहाँ पर समझे हैं। बाकी इनको आप अपनी बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा, बुक में एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप अपने बुक्स में देखिएगा, बुक्स में इन तीनों के बारे में आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो डीप में मिल जाएगी, अच्छे से और एक्सप्लेन कर रखा होगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और हमें याद रखना है कि जो लैंड है वो एक नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी जो लैंड होती है, यानी जो ज़मीन होती है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। लैंड इज़ अ नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट।
ठीक है, हमें पॉइंट याद रखना है। सो डेप्रीसिएशन का मतलब हम समझ गए। दूसरा एक टर्म होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। यहाँ पर था फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, जिसकी वैल्यू में अगर कमी आती है तो उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। लेकिन जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये ऐसी एसेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अगर इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो उन इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, थर्ड होता है हमारा डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू में भी कमी आती है। क्यों? जैसे कि जो हमारे कोल माइंस होते हैं, टिम्बर ट्रीज होते हैं, उनकी वैल्यू में, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ थिंग्स। मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ये जो हमारे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका लगातार एक्सट्रैक्शन होता है, रिमूवल होता है, तो उसके वजह से उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है, तो उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। तो 3 टर्म्स हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन एंड रिमूवल ऑफ थिंग्स, जैसे कि कोल माइन, टिम्बर ट्रीज, उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन का, अमोर्टाइजेशन का एंड डिप्लीशन का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। एंड डिप्लीशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बाकी आप इनको अपने बुक से रीड करिएगा डीप में, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।